हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस में अगर चेंजेस होते हैं या उस तरह से उसकी डिमांड के अंदर क्या यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे डिमांड के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, इसको ही यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। इस सीरीज़ के अंदर हम जिस तरह से हमने सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमने एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट होता क्या है इसके बारे में पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया। पार्ट 2 के अंदर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर उसकी क्या यहाँ पे चेंजेस होते हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही यहाँ पे फोकस किया गया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है और उसके मेथड क्या थे, और उस मेथड के साथ हमने पार्ट 2 यहाँ पे बनाए जो हमने कवर किए मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली क्या होती है और प्राइस के अलावा भी इनकम एक ऐसा फैक्टर भी होता है जिसके अंदर प्राइस के अंदर चेंजेस होते हैं और डिमांड में भी चेंजेस दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से प्राइस को अलावा इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्रोमोशनल या जिसे एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है, और सब्स्टिट्यूशंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन सभी फैक्टर भी यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर चेंजेस लाने में एक इम्पॉर्टेंट अपना रोल ये फैक्टर्स यहाँ पे निभाते हैं। उस तरह से हमने लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किए कि किस तरह से किसी भी कंज्यूमर की जब इनकम यहाँ पे चेंज होती है तो उससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या हम कहें डिमांड के अंदर किस तरह से चेंजेस होते हैं, ये इनकम इस फैक्टर से हमने जाना। जिस तरह से आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर किस तरह से किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस में अगर चेंजेस होते हैं तो उसके अपोजिट जो कमोडिटी है, जो उसकी सब्स्टिट्यूट यहाँ पे जो कमोडिटी होती है उसके डिमांड के अंदर क्या यहाँ पे इफेक्ट होता है, इसी को ही यहाँ पे डिस्कस हम करने वाले हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही हमें कहती है कि द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी एक्स। अगर किसी कमोडिटी एक्स के अंदर अगर चेंज होता है, प्राइस में अगर चेंजेस होता है, तो उसका इम्पैक्ट उसके सब्स्टिट्यूट जो कमोडिटी होती है वाई हम मान लेते हैं, तो उसमें जो डिमांड में चेंजेस जो दिखाई देंगे, बड़े या घटे, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इनमें जो चेंजेस दिखाई देगा बिकॉज कमोडिटी एक्स के अंदर प्राइस में जो चेंजेस हुए हैं उसके बतौर ही यहाँ पे कमोडिटी वाई के अंदर जो चेंजेस आए हैं इसे मेजर किया जाता है, जो कहता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसी तरह से जिस तरह से हम देखें तो फैक्टर जो माने गए थे यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये प्राइस ही मेन फैक्टर माना गया था, बट कई इकोनॉमिस्ट ने आगे जाके फिर इनकम या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो सब्स्टिट्यूट गुड्स इसको ही इम्पोर्टेंट दिए, फिर प्रोमोशनल जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सभी फैक्टर यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही एक मेन फैक्टर नहीं है, उसके अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड के अंदर चेंजेस लाते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्राइस यहाँ पे नहीं हो सकता, इसे ही कई इकोनॉमिक्स इसे फोकस करते हुए अपने अपने यहाँ पे जो अदर फैक्टर है इसको ही अपना इम्पोर्टेंस भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम देखें जो इसके पहले वाले जो कॉन्सेप्ट के अंदर हमने डिमांड एनालाइज इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया, उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से जो डिमांड है ये डिमांड एग्जैक्टली क्या सिचुएशन को कहता है, और जो कहता है कि जो क्वालिटी पे बेस करता हुआ लॉ ऑफ डिमांड हमें प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें हम देखें डिमांड ये चेंजेस हुए हैं उसकी क्वालिटी की वजह से, बट यहाँ पे जब डिमांड में जो चेंजेस आए हैं ये चेंजेस कितने आए हैं और कितने परसेंट से आए हैं, इसको मेजर करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस मेथड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्वांटिटी पे बेस करती हुई यहाँ पे प्रेजेंट करती अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करती हुई दिखाई देती है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्वालिटी पे बेस करती हुई चेंजेस जो आए हैं डिमांड के अंदर ये क्वालिटी के वजह से ही आए हैं, इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है डिमांड के अंदर और कौन से फैक्टर के वजह से यहाँ पे चेंजेस हुए इसे ही डिस्कस करती हुई दिखाई देती है। तो
हम देखें इकोनॉमी के अंदर जो कॉन्सेप्ट जो लॉ का है, लॉ ऑफ डिमांड, और जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी की जाती है और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपना अपना रोल निभाती हुई दिखाई देती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यही कहती है कि किसी एक कमोडिटी के अंदर प्राइस की अगर चेंजेस दिखाई देते हैं तो उसका इम्पैक्ट उस दूसरे जो कमोडिटी होती है उसकी डिमांड के अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं। इसकी दो ही वजह होती है, क्योंकि एक तो वो जो कमोडिटी है ये सब्स्टिट्यूट होगा या वो जो कमोडिटी है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। इन दोनों वजह से ही यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर किसी एक कमोडिटी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस का जो इम्पैक्ट या हम कहें उसका इफ़ेक्ट दूसरे किसी जो कमोडिटी है उस पे उसका रिजल्ट डिपेंड करता है। इसी को ही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो एग्जैक्टली हम कहें कि अगर दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जैक्टली क्या है, इसको ही डिस्कस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करती हुई दिखाई देती है। डेफिनेशन के अंदर हम देखें, इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर फर्ग्यूसन हमें कहते हैं कि ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली क्या है। तो वो कहते हैं द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द एक्स गुड्स डिमांडेड रिजल्टिंग फ्रॉम अ गिवन रिलेटिव चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स वाई। तो इस तरह से जो प्रोफेसर फर्ग्यूसन हमें कहते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हमें कहते हैं कि किस परसेंट से किसी एक कमोडिटी के अंदर होने वाले चेंजेस, वो चेंजेस कितने परसेंट से चेंजेस हुए हैं, उनका जो रेशो है इसका इम्पैक्ट वो जो उनके सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे उसके अंदर जो या उसका रिजल्ट आएगा, इसे ही यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे प्रोफेसर लेबाफ्स्काय ये इकोनॉमिस्ट हमें ये डेफिनेशन इस तरह से देते हैं, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द परचेस ऑफ वाई टू चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स। तो इकोनॉमिक्स इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें यही कहते हैं कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे जो मेजर की गई है, जो रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया गया है परचेस करने के लिए, जो वाई कमोडिटी है इसके रिस्पॉन्स में हमें मिला है जो प्राइस जो एक्स की यहाँ पे चेंजेस हुए हैं उसके रिस्पॉन्स में ही हमें वाई का यहाँ पे जो कमोडिटी है ये हमने परचेस की है। तो इसका यही मीनिंग हमें दिखाई देता है कि किस तरह से एक्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से वाई की डिमांड बढ़ी है, उसको परचेस किया गया है, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे के साथ होते हुए दिखाई देते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन दोनों में क्या यहाँ पे डिफरेंस है और उनका क्या मीनिंग है ये समझना एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे अहम कॉन्सेप्ट माना जाएगा। जहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स को अगर हम देखें तो ये कहता है कि सिमिलर प्रोडक्ट दैट अ कंज्यूमर मे बी यूज फॉर द सेम पर्पस। जहाँ पे दो ऐसे कमोडिटी होते हैं जो दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट होते हैं और जो कंज्यूमर होते हैं इनसे उसको मिलने वाला जो सेटिस्फाई होता है ये सेम पर्पस के लिए ही हो सकता है। जहाँ पे कहे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स इज़ अ सिमिलर प्रोडक्ट दैट कैन बी इंस्टेंट ऑफ अनदर। जहाँ पे आईफोन और गैलेक्सी नोट्स ये दोनों भी एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट यहाँ पे मोबाइल फ़ोन माने जाएंगे, और एक आईफोन यूज़ करें या गैलेक्सी नोट्स यूज़ करें इन दोनों का यूज़ एक ऐसी लेवल पे ही एक सिमिलर माना जाता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फाइड यहाँ पे आईफोन से मिले या गैलेक्सी नोट से मिले एक तरह से ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को दोनों कमोडिटी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मानी जाती है। और इसके वजह से ही सब्स्टिट्यूट गुड्स को पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। और इसके वजह से ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द हाईली कॉम्पिटिटिव एज दे कैन बी ईजिली रिप्लेस बाय अ कॉम्पिटिटर। तो इस तरह से दोनों भी कॉम्पिटिटर के लिए ये दोनों कमोडिटी जो इम्पोर्टेंट अपना यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और कॉम्पिटिटर के अनुसार एक दूसरे कंपनी को, दूसरे प्रोडक्ट को, दूसरे कमोडिटी को ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर यहाँ पे हाईली कंपटीशन देखा जाता है। जिस तरह से पेप्सी और कोका कोला हो, मैकडोनल्ड हो, बर्गर किंग हो, गुड्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को माना जाता है। यहाँ पे दो टाइप्स में यहाँ पे
सब्स्टिट्यूट गुड्स को डिवाइड किया जाता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये सब्स्टिट्यूट माना जाता है। अब यहाँ पे पेप्सी, कोको कोला, मैकडोनल्ड, बर्गर ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट या क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स में यहाँ पे मेजर किए जाते हैं। बट बड़े मैच अगर खेलना है तो उसके लिए एक बड़े ग्राउंड की ज़रूरत होती है। बट हमें अगर पॉसिबल नहीं है तो हमें अब क्रिकेट खेलना है तो हम अपने घर में बैठ के भी वीडियो गेम से क्रिकेट खेल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राउंड का डिमांड बढ़ने की वजह से, उसको कॉस्टली होने की वजह से हम डिमांड करेंगे वीडियो गेम को, जो हम घर बैठे ही यहाँ पे और बेटरली फील यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, इन दोनों का डिफरेंस यही कहा जाता है कि जो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट क्या होता है जो क्लोजली माना जाता है, और इनडायरेक्टली सब्स्टिट्यूट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस यही हमें कहता है जो सब्स्टिट्यूट गुड्स। और ये हाईली कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट मानी जाती है। दूसरा, इस तरह से हम देखें जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं एक दूसरे को एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टुगेदर चलने वाले यहाँ पे कॉमोडिटी होते हैं, और इसे कहा जाता है A complementary goods is a product or the service that added value to another. In other words, they are two goods that the consumer use together. यहाँ पे एक ऐसे सिचुएशन को अगर हम यूज़ करेंगे, या हम कहें एक ऐसे कमोडिटी को यूज़ करेंगे जो एक दूसरे को यहाँ पे कंबाइनली यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगर हमें डीवीडी यहाँ पे प्ले करना है तो उसके लिए हमारे पास डीवीडी प्लेयर होना चाहिए। अगर हमें कार चलानी है तो कार में पेट्रोल की ज़रूरत हमें लगेगी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन हमें यूज़ करना है तो मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम कार्ड भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इस तरह से, जिस तरह से मूवी को अगर हमें देखना है तो मूवी को देखते देखते हमें पॉपकॉर्न भी खाना है। तो इस तरह के यहाँ पे जो एक चीज़ करने के लिए हमें दो यहाँ पे कमोडिटी का जब यूज़ होता है, और एक की प्राइस में चेंजेस होने के साथ साथ दूसरे में क्या चेंजेस होते हैं डिमांड के अंदर, ये भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पे यूज़ करने के लिए एक दूसरे की जो प्राइस और उसकी डिमांड भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाती है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स एग्जैक्टली क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यही हमें प्रेजेंट करता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माना जाता है। दूसरी बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप यहाँ पे भी कहा जाएगा, जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को माना जाता है, क्योंकि एक में होने वाला चेंजेस दूसरे का यहाँ पे जो डिमांड है उस पर इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट करता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपना रोल भी अदा करता हुआ दिखाई देता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें यहाँ पे जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा, ये रिज़ल्ट निकालने के लिए हमें फार्मूला का यूज़ करना इम्पोर्टेंट माता है। जहाँ पे फार्मूला क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये कहता है EC, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करता है, जो कहता है इज इक्वल परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स X अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स Y। तो एग्जैक्टली हम कहें कि किस तरह से प्राइस X की जो गुड्स है उसके प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ, और उसको हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स Y। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, अगर हमें Y की प्राइस में चेंज हुआ है तो उसके वजह से X कमोडिटी के अंदर क्या चेंजेस डिमांड के अंदर हुए हैं, इसे निकालना है। तो इसको डिवाइड करने से ही हमें यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे रिजल्ट मिल पाता है। तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला हमें कहता क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ X डिवाइडेड चेंज इन प्राइस ऑफ Y अपॉन ओरिजिनल प्राइस ऑफ Y मल्टीप्लाई 100, और इससे ही मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमें ये पॉइंट से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि एग्जैक्टली प्राइस Y की क्या है, प्राइस X की क्या है, कमोडिटी जो चेंज हुए हैं डिमांड के अंदर X की क्या चेंज हुए हैं, Y की डिमांड में क्या चेंजेस हुए हैं। इससे ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली क्या चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सिम्बॉलिकली यहाँ पे प्रेजेंट करता है डेल्टा QX अपॉन QX अपॉन डेल्टा QY अपॉन QY इज इक्वल। तो हमें ये, अगर हम डिवाइडेड है इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो ये इस तरह से कन्वर्ट होगा, डेल्टा QX अपॉन QX मल्टीप्लाई PY
अपॉन डेल्टा पी वाई। तो इस तरह सिम्बॉलिकली हम देखें तो इसे जो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला यही कहता है पी वाई अपॉन डेल्टा एन मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू एन अपॉन डेल्टा पी वाई। तो इस तरह से हम देखें जो यहाँ पे जो फॉर्मूला के अंदर जो यहाँ पे सिंबल यहाँ पे जो यूज़ किए हैं इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे पी वाई का मीनिंग होता है ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड्स वाई, डेल्टा पी वाई प्रेजेंट करता है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई। तो इस तरह से क्यू एक्स यहाँ पे प्रेजेंट करता है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स और डेल्टा क्यू एक्स ये प्रेजेंट करता है चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। तो इस तरह से इस फॉर्मूला के अंदर हम हमारी जो वैल्यू अगर रखें तो इस तरह से हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिजल्ट मिल पाता है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसे डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। यहाँ पे इसके 3 टाइप्स यहाँ पे होते हैं। फर्स्टली होता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और थर्ड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे फर्स्टली जो है इसे कहा जाएगा पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी यहाँ पे हमें यही कहती है कि किस तरह से पॉजिटिवली रिजल्ट इस कॉन्सेप्ट के अंदर जब आता है किसी कमोडिटी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके अपोजिट जो दूसरी कमोडिटी है उसके अंदर जो चेंजेस पॉजिटिवली अगर दिखाई देंगे तो इसे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 कमोडिटी है जहाँ पे ए और बी यहाँ पे दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं एक दूसरे सेम यहाँ पे पर्पस के लिए। जब यहाँ पे कमोडिटी ए की अगर प्राइस में चेंज होते हैं, प्राइस इंक्रीज होती है, तो इसका इम्पैक्ट कमोडिटी बी के अंदर उसकी डिमांड में क्या चेंजेस होता है ये दिखलाता है। इसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि ए की जो कमोडिटी है उसकी अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी ए कमोडिटी की डिमांड यहाँ पे कम होती है और जो कमोडिटी बी है इसकी जो डिमांड है ये डिमांड बढ़ती है। तो एग्जैक्टली ये क्रॉस इलास्टिसिटी ये दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट या ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्रेजेंट करता हुआ ही दिखाई देता है। तो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है ये फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर। एग्जाम्पल में हम देखें तो टी और कॉफ़ी ये बेस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए जाते हैं, जहाँ पे टी के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो टी की यहाँ पे डिमांड कम होती है और कॉफ़ी की अगर डिमांड इसकी वजह से बढ़ती है क्योंकि टी की प्राइस बढ़ी है और कॉफ़ी की यहाँ पे उसकी वजह से ही डिमांड कॉफ़ी के अंदर दिखाई देती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये प्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूट गुड्स को यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर होने वाले चेंजेस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स को लेके ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के यहाँ पे 3 टाइप्स दिखाई देते हैं, जहाँ पे यहाँ पे पहला है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, सेकेंड यूनिटरी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। इन 3 मेथड के साथ यहाँ पे जो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रेजेंट करता हुआ ही दिखाई देता है, जिसमें फर्स्ट हम देखें जो ग्रेटर देन 1 जो सिचुएशन क्रिएट होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ये क्यों होती है। तो ये कहता है कि अगर कमोडिटी एक्स की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट वाई जो कमोडिटी है इसकी डिमांड में चेंज होता है, और अगर एक्स ये कमोडिटी की प्राइस 10% बढ़ती है तो जो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वाई जो कमोडिटी है उसकी डिमांड में 20% में चेंज दिखाई देता है। एक्स कमोडिटी के प्राइस अगर 10% से बढ़ते हैं तो उसका रिजल्ट वाई कमोडिटी के अंदर 20% में चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो इसको ग्रेटर देन 1 ये सिचुएशन कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो सेकेंड जो यहाँ पे जो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है, उसमें यूनिटरी क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड कहा जाता है, जिसमें जितना एक्स कमोडिटी के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उतना ही चेंजेस यहाँ पे वाई जो कमोडिटी है इसके अंदर दिखाई देता है। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर इतना ही रिजल्ट दिखाई देता है जो सेम कंडीशन के अंदर दिखाई देता है। अगर हम मान लेते हैं यूनिटरी सिचुएशन के अंदर एक्स कमोडिटी की प्राइस में चेंज हुआ 10% और इसका इम्पैक्ट वाई जो कमोडिटी है उसकी डिमांड के अंदर 10% से चेंजेस दिखाई देते हैं। तो जितना चेंजेस
एक्स कमोडिटी के प्राइस में बढ़ने के लिए हुआ, उतना ही रिजल्ट बेनिफिट उसको वाई जो कमोडिटी है उसकी डिमांड उतने ही परसेंट से बढ़ी हुई दिखाई देती है, तो उसे यूनिटरी सिचुएशन के अंदर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। और जो थर्ड यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट करता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, जो कहता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस दैन 1। ये सिचुएशन यही कहती है कि अगर एक्स कमोडिटी के अंदर प्राइस अगर बढ़ते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट यहाँ पे जो अच्छी तरह से होना चाहिए वाई कमोडिटी के अंदर उसकी डिमांड के अंदर वो कम दिखाई देता है। तो अगर हम मान लेते हैं एक्स कमोडिटी की जो प्राइस 10% अगर बढ़ती है तो वाई जो कमोडिटी है उसकी डिमांड के अंदर जो इंक्रीज हुआ है ये 5% से बढ़ा है। तो यहाँ पे एक्स कमोडिटी जो प्राइस 10% से बढ़ी बट इतना उसका इम्पैक्ट यहाँ पे वाई जो कमोडिटी है उसकी डिमांड के अंदर उसको उतना बेनिफिट नहीं मिला। जो एक्स कमोडिटी की प्राइस 10% से बढ़ी तो यहाँ पे वाई की जो डिमांड है ये डिमांड यहाँ पे 5% से बढ़ी है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है ये सिचुएशन क्रिएट करती है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, जहाँ पे कमोडिटी के लिए वजह से वाई में जो डिमांड बढ़ी है ये डिमांड कम होती हुई बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो इन तीन मेथड के साथ ये पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एग्जैक्टली समझने के लिए इस डायग्राम से और भी हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से किसी एक्स कमोडिटी के अंदर होने वाला जो चेंजेस है और वाई कमोडिटी के अंदर होने वाली डिमांड के अंदर क्या चेंजेस होते हैं ये हमें दिखलाता है। तो इस तरह से हम देखें तो एक्स एक्सिस के अंदर हम एक्स एक्सिस पे हमें दिखाई दिए है क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और वाई एक्सिस पे दिखाई दिए है प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। तो यहाँ पे जो डी है ये डिमांड कर्व को हमें प्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम देखें जो इनिशियल जो प्राइस थी वाई की वो ओपी इतनी थी और जो उसकी वजह से क्वांटिटी जो एक्स कमोडिटी की थी वो ओ एम इतनी थी। अगर मान लेते हैं चेंजेस होते हैं प्राइस वाई कमोडिटी के अंदर तो वाई कमोडिटी की प्राइस में अगर बढ़ती है ओ P1 इतनी होती है तो उसके वजह से जो क्वांटिटी है एक्स कमोडिटी की ये OM1 इतनी दिखाई देती है। तो इस तरह से प्राइस में चेंजेस हुए हैं वाई कमोडिटी के अंदर और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पॉजिटिवली जो एक्स कमोडिटी है उसका बेनिफिट मिलता है और उसकी कमोडिटी M1 से बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो प्राइस जो वाई कमोडिटी है उसकी P1 इतनी बढ़ने की वजह से एक्स कमोडिटी के यहाँ पे डिमांड के अंदर जो चेंजेस दिखाई देते हैं और उसका बेनिफिट एक्स कमोडिटी को मिलता है तो उसे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी यहाँ पे जो प्रेजेंट करती है पॉजिटिवली यहाँ पे दिखाई देती है। इस तरह से हमारा जो सेकंड यहाँ पे जो पॉइंट बनता है उसे कहा जाएगा जो टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है उसे कहते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को भी यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह से नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी यहाँ पे हमें यही कहती है किसी एक्स कमोडिटी की प्राइस में अगर चेंज होता है या इंक्रीज होता है प्राइस में चेंज होने की वजह से उसके अपोजिट जो कमोडिटी वाई है इसकी डिमांड में चेंज होता है या डिक्रीज होता है तो यहाँ पे एक्स कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है और इसका इम्पैक्ट वाई जो कमोडिटी है उसकी डिमांड में यहाँ पे गिरावट आती है तो इसे नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड कहा जाएगा। तो इस तरह से हम देखें जो कमोडिटी एक्स है इसके प्राइस बढ़ते हैं तो उसके वजह से वाई जो कमोडिटी है उसकी डिमांड यहाँ पे घटती है, या हम कहें जो एक्स कमोडिटी है उसकी प्राइस अगर घटते हैं तो जो कमोडिटी वाई है इसकी डिमांड में इंक्रीज दिखाई देता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को यहाँ पे जो कंजम्पशन करना है तो इन दोनों के साथ ये कंजम्पशन दिखाई देते हैं। तो एक का यहाँ पे प्राइस में बढ़ना और दूसरे का डिमांड में घटना ये सिचुएशन यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। जिस तरह से यहाँ पे पेट्रोल के अगर प्राइस घटते हैं तो टैक्सी की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है, या कहे पेट्रोल की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो टैक्सी की डिमांड यहाँ पे घटती हुई दिखाई देती है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम डायग्राम के अंदर अगर देखें तो डायग्राम हमें यही कहता है एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी को लिए गए हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जब प्राइस वाई कमोडिटी के यहाँ पे ओपी इतनी प्रेसिंग करती हुई दिखाई देती है
तो उसी सिचुएशन के अंदर जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी एक्स कमोडिटी की, ये ओ एम इतनी प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है, और जो डिमांड कर्व है, जो डी डी यहाँ पे प्रेजेंट करता है, जो उसका स्लोप है ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई देता है। बट हम मान लेते हैं इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे इनिशियल यहाँ पे जो प्राइस थी कमोडिटी वाई की, ओ पी इतनी थी, अब चेंज हुआ और प्राइस हो गई ओ पी वन इतनी। अब इसके वजह से यहाँ पे इसका इम्पैक्ट जो नेगेटिवली यहाँ पे इम्पैक्ट होता है प्राइस वाई कमोडिटी की बढ़ने की वजह से, जो कमोडिटी एक्स है इसकी डिमांड यहाँ पे डिक्रीज करती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पे वाई कमोडिटी की प्राइस पी वन इतनी यहाँ पे इंक्रीज की, और यहाँ पे एम डैश इतना डिक्लेन किया यहाँ पे डिमांड एक्स कमोडिटी के अंदर। तो इसके वजह से हमें दिखाई देता है कि किस तरह से किसी एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, और इसका इम्पैक्ट नेगेटिवली जब दूसरे यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर होते हैं, ये नेगेटिवली यहाँ पे इम्पैक्ट अगर होता है या उसकी डिमांड में अगर डिक्रीज होता है, तो इसे नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा। इस तरह से जो थर्ड यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यहाँ पे दिखाई देते हैं, इसमें थर्ड जो टाइप्स यहाँ पे हम देखेंगे उसे कहा जाएगा जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस सिचुएशन के अंदर सेम ऐसे कमोडिटी नहीं होते हैं, और ना ही उनके प्राइस में बढ़ने घटने की वजह से, और उनका ना ही रिलेशन दूसरे किसी कमोडिटी के अंदर दिखाई देता है। अगर एक कमोडिटी एक्स की अगर बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट ना ही वो वाई कमोडिटी के अंदर यहाँ पे दिखाई देता है, ना ही वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करती है, ना ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करती है, ना ही इन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशनशिप यहाँ पे जो कंजम्पशन लेने के लिए साथ दिखाई देता है। जिस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहाँ पे दोनों भी सिचुएशन यहाँ पे जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर सॉल्ट के प्राइस अगर बढ़ते हैं घटते हैं, तो ना ही इसका इम्पैक्ट यहाँ पे जो पेन है, जो लिखावट है करने के लिए जो पेन यूज़ करते हैं, उसकी डिमांड में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों भी यहाँ पे जो कमोडिटी है पूरी तरीके से डिफरेंस है, और ना ही इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई देता है कंजम्पशन के साथ साथ। तो इस तरह से अगर सॉल्ट के प्राइस बढ़े या घटे, उसका कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे पेन को यूज़ करने के लिए यहाँ पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो उसे ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी यहाँ पे डिमांड के अंदर कहा जाएगा। तो डायग्राम के अंदर हम देखें तो डायग्राम के अंदर जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये परफेक्टली एग्जांपल हमें ज़ीरो किस तरह से होती है सिचुएशन को, यहाँ पे जो उसका इम्पैक्ट है ज़ीरो माना जाता है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ हम देखें क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एक्स एक्सिस पे दिए गए हैं, और वाई कमोडिटी जो है वो वाई एक्सिस के अंदर उसकी प्राइस को यहाँ पे मेजर की गई है। जो डी डी है ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे प्रेजेंट करती है, जो प्राइस वाई कमोडिटी के अंदर होने वाले चेंजेस का इम्पैक्ट, कोई भी चेंजेस यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी के अंदर कोई भी नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे प्राइस वाई कमोडिटी के अंदर कितना भी चेंजेस अगर होए, तो होने के साथ साथ इसका कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पे एक्स कमोडिटी के अंदर नहीं होने की वजह से उसकी डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं होना, यही कहता है ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस तरह से हमने देखे कि किस तरह से जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, डिमांड के अंदर उसके तीन यहाँ पे टाइप्स बने, जिसमें पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और थर्ड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस तरह से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के यहाँ पे 3 डिग्रीज यहाँ पे हमने प्रेजेंट करते उसके डायग्राम के साथ हेल्प की कि किस तरह से, और समझने की कोशिश की कि किस तरह से उनका रिजल्ट यहाँ पे आता है, और किस तरह से तीनों भी मेथड इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाती हुई दिखाई देती है। इस तरह से हमारा जो लास्ट यहाँ पे पॉइंट कहता है कि मेजरमेंट ऑफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस मेथड के साथ हम देखेंगे कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के यहाँ पे मेजर करने के लिए किस मेथड से हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे उसका रिजल्ट उसका फार्मूले के साथ हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे उसका जो फार्मूला है वो कहता है ई सी इज इक्वल पी वाई अपॉन डेल्टा एन मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू एन अपॉन डेल्टा पी वाई। तो इस तरह से एक एग्जांपल के लिए हम देखेंगे कि अगर एक कॉफ़ी की यहाँ पे जो 50 ग्राम यहाँ पे पैकेट है उसकी प्राइस यहाँ पे 25 थी, अब यहाँ पे उसकी प्राइस यहाँ पे 30 यहाँ पे 50 ग्राम के लिए अब 30 रुपीज़ देना होगा। तो यहाँ पे 25 से डायरेक्ट यहाँ पे 30 रुपीज़ अब होती है। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे जो
टी होती है, टी की 100 केजी यहाँ पे इंक्रीज डिमांड के अंदर दिखाई देती है। तो इस तरह से कॉफ़ी के अंदर प्राइस अगर चेंज होती है, प्राइस बढ़ने की वजह से टी की डिमांड यहाँ पे 100 केजी यहाँ पे बढ़ती है। तो इससे हम फॉर्मूला के अंदर उसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें मिल पाएगा मेजरमेंट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला कहता है ई सी इज इक्वल पी वाई अपॉन डेल्टा एन मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू एन अपॉन डेल्टा पी वाई, और उसकी वैल्यू अगर हम रखें तो यहाँ पे जो पी वाई है ये 25 आएगा, और डेल्टा एन जो नंबर यहाँ पे चेंजेस आए हैं वो यहाँ पे 100 केजी यहाँ पे हमें दिखाई देंगे, और मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू एन, जो क्यू एन हमारा नंबर्स है ये 25 में चेंजेस दिखाई दे, और हमारा डेल्टा पी वाई जो है वो कहेगा 5, जहाँ पे 30 माइनस 25 करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें 5 मिलती है। तो इस तरह से 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 5, तो इस तरह से हमारा जो रिज़ल्ट आता है ये रिज़ल्ट आता है 1.25, जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये ग्रेटर देन 1 ये सिचुएशन को क्रिएट करती हुई दिखाई देती है, जो यहाँ पे पॉजिटिवली यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करता हुआ ही दिखाई देता है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।